सबको प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और काफ़ी सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ एक बातें और करने की हैं जो मैं आपसे अगले कुछ और लेक्चर्स में करूँगा और बहुत ही प्रीमियम पे ले जाके हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ना हमको डिस्काउंट पसंद है, ना हमको पार पसंद है, प्रीमियम पसंद है। तो प्रीमियम लेवल पे जाके हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। कोई कंसेप्ट अछूती नहीं रहेगी और हमसे हमारी कोई कंसेप्ट कभी छीन भी नहीं पाएगा। तो आज हम लोगों को एक चीज स्टार्ट करनी है जिसका नाम है क्रॉसिंग ऑफ चेक। पर इसके पहले देखो, ये क्रॉसिंग है जनरल, ये स्पेशल और ऐसी होती है, ये बता के मैं खत्म कर सकता हूँ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अगर इसके अंदर की कंसेप्ट की चीरफाड़ हो जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो चलो पहले मेरी तरीके से कुछ पढ़ाता हूँ, फिर इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही सही। देखे जरा बच्चों, देखो मैं शुरू करता हूं आपके साथ चेक के टाइप्स है। चेक के टाइप्स है ना, सिंपल इंग्लिश में कहेंगे तो टाइप्स ऑफ चेक्स, है ना। ऐसे तो ऑर्डर बेरर टाइम डिमांड आप सब लोगों ने पढ़ रखा है क्लासिफिकेशन, लेकिन हम यहाँ चेक के टाइप्स दूसरा एंगल से ले रहे हैं, है ना। देखना आप चेक के टाइप्स, चेक होगा पहला टाइप बेरर, या दूसरा टाइप ऑर्डर, या तीसरा टाइप क्रॉस्ड। ठीक, तो चेक के कितने भेद हुए? पहला बेरर, दूसरा ऑर्डर और तीसरा क्रॉस। क्रॉस्ड चेक के दो भेद हैं। क्रॉस्ड चेक के दो भेद हैं, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। ओके, अब इन तीन चेक्स का एक चित्र अगर आपको मैं बना के बता दूं तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, फर्ज करो ये चेक है, ठीक, ये चेक है एसबीआई बैंक का, ये चेक नंबर, ये DDMMYY की जगह यहाँ पे मिस्टर रामलाल का बैंक अकाउंट, ये साइन करने की जगह जहाँ पे उन्होंने साइन की, यहाँ पे अमाउंट लिखा आपने रुपीज़ फिगर में, और यहाँ पे टू मिस्टर डैश 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 और ऑर्डर रुपीज़ वर्ड्स में। ये चेक है। ये दूसरा चेक, ये दूसरा चेक यहाँ पे लिखा है पे टू डैश, जिसमें आप नाम लिखोगे मिस्टर जो भी हैं, और बेयरर, बेरर रुपीज़ अमाउंट की जगह, अमाउंट डिजिट्स में भी लिखोगे आप। एसबीआई का चेक है, चेक नंबर, यहाँ पे साइन और नाम व्यक्ति का रामलाल, यहाँ पे DDMMYY। बहुत अच्छा। अब आप देखो अंतर क्या है, यहाँ पर लिखा है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखा है बच्चों ऑर्डर। देखना आप, मैंने हाईलाइट किया ऑर्डर, जबकि यहाँ पे लिखा है बेरर। दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब जिस चेक के ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ आए, जिस चेक के ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ आए वो ऑर्डर चेक है। ऑर्डर चेक जिस पे बेरर लिखा हुआ आए वो बेरर चेक है। ठीक, बस ये दो तरह के चेक आएंगे। अब तीसरे तरह का चेक क्या है? क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक किसे कहते हैं? बोले यही जो ऑर्डर और बेरर चेक होते हैं, यही जो ऑर्डर या बेरर चेक बन के आते हैं बैंक से छपे छपाए, या तो पे टू डैश और ऑर्डर छपा हुआ आता है बैंक से, यहाँ पे हमको नाम भरना रहता है खाली स्थान पे, या ऑर्डर की जगह बेरर छपा हुआ आता है ना। ऐसे एक चेक आप बैंक से चेकबुक ले लो, पे टू डैश छपी छपाई आएगी और बेरर लिखा हुआ जाएगा। तो और बेरर लिखा हुआ है मतलब आपको बेरर चेकबुक की चेक इशू की है, चेक इशू की है। और अगर ऑर्डर लिखा हुआ है सब चेक में, मतलब आपको जो चेकबुक इशू की है वो ऑर्डर चेक की है। अब इसमें नाम लिखने के बाद पे टू मिस्टर कुमार, अमाउंट अमाउंट भर दिया ₹10,000, साइन कर दी, जो जो भी है सब कर दिया। और अगर दो लाइन खींच दी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, देखो मैंने कहाँ खींची लाइन, हाईलाइट करता हूँ। अगर ऐसी दो लाइनें खींच दी जाए, आपको दिख रही है दो लाइन, अगर ऐसी दो लाइनें खींच दी जाए तो इसका मतलब क्या कर दिया गया है? इसका मतलब चेक को
क्रॉस कर दिया गया है। ये क्रॉस्ड चेक का एग्जांपल हो गया। क्रॉस्ड चेक मतलब अब ये ऑर्डर चेक नहीं बचा, ऑर्डर लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ था, जब तक ऑर्डर लिखा था ये ऑर्डर चेक है, पर अगर 2 लाइन खींच दी तो फिर अब ये ऑर्डर चेक से भी बढ़ के क्रॉस्ड चेक हो गया। उसी तरह से अगर ये बेरर चेक होता है, देखो यहाँ पर गोला बनाया बेरर चेक, बेरर चेक पे लिखा है पे टू डैश और बेरर, और अगर हमने यहाँ पे 2 लाइन खींच दी तो फिर ये क्रॉस्ड चेक हो गया, दिस हैज बिकम अ क्रॉस्ड चेक। और अब ये ना ऑर्डर है ना बेरर है, अब ये क्रॉस्ड चेक है। आगे बात समझ, ठीक। तो चेक बैंक कितने तरह से इशू करता है, बैंक जनरली 2, आजकल बैंक लाइन खिंचा हुआ चेक भी इशू करने लगा। मतलब आपको ऐसी चेकबुक मिल जाएंगी आपके घर पे देखने को, या आप बैंक से अगर बोलोगे रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक आपको ये 2 लाइन खींची हुई चेकबुक दे देगा, आपको पेन से खींचना ही नहीं पड़ेगी। तो बैंक डायरेक्टली क्रॉस्ड चेक भी इशू करने लग गया आजकल। ओके, इसका मतलब चेक कितने तरह के होते हैं, या तो ऑर्डर चेक, आप जो रिक्वेस्ट कर लो बैंकर से, और कुछ रिक्वेस्ट नहीं करो तो बैंकर अपने हिसाब से भेज देता है, जनरली ऑर्डर ही भेजता है जिसमें लाइन खींची भी नहीं होती, वो आपके हाथ में होती है, ठीक। तो या तो बेरर चेक या ऑर्डर चेक या क्रॉस्ड चेक, ठीक। और ऑर्डर चेक पे 2 लाइन खींच दो तो अब वो ऑर्डर बेरर कुछ नहीं, क्रॉस्ड में आना जाएगा। बेरर चेक हो लेकिन अगर उस पर 2 लाइन हाथ से खींच दो तो वो क्रॉस्ड ही माना जाएगा। और अगर बैंक से छपी छपाई क्रॉस्ड चेकबुक आती है तो वो तो क्रॉस्ड ही रहेगा, उसको कभी हम ऑर्डर या बेरर नहीं बना सकते, वो तो क्रॉस्ड ही रहेगा, ठीक। तो ये 3 तरह के चेक हो गए। और मजे की बात, अगर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि कौन सा चेक कितना सेफ है, तो देखो बेरर थोड़ा रिस्की होता है, ये तो आप जानते हो। हाँ, तो बेरर चेक, उससे ज्यादा सेफ कौन सा चेक होता है, बेरर से ज्यादा सेफ, बेरर से ज्यादा सेफ होता है ऑर्डर, ठीक। ऑर्डर चेक से ज्यादा सेफ होता है क्रॉस्ड चेक, ये सिर्फ चेक की बात चल रही है ना, क्योंकि क्रॉसिंग का लफड़ा चेक में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड, प्रॉमिसरी नोट पे ऐसी क्रॉसिंग नहीं कर सकते, ये क्रॉसिंग वाला फंडा सिर्फ चेक में लगता है, इसलिए उसी की बात कर रहे हैं। तो बेरर चेक से ज्यादा सेफ्टी ऑर्डर चेक में, ग्रेटर देन ऑर्डर से ज्यादा ग्रेटर सेफ्टी क्रॉस्ड में। अच्छा, क्रॉस्ड के भी 2 भेद कर लो, है ना, जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉस्ड, और इससे ज्यादा सेफ है स्पेशल क्रॉस्ड, यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग। वो क्या होती है अभी तो पढ़ा ही नहीं है, उसकी भूमिका बना रहा हूँ बहुत तगड़ी, कंसेप्ट कम नहीं पढ़ना चाहिए कुछ। तो सेफ्टी, है ना, सेफर, सेफेस्ट, या सेफ कर लो इसको, सेफ, सेफर, सेफ, सेफेस्ट। अगर मैं इन 3 डिग्रीज में बात करूं तो बेरर चेक वैसे तो रिस्की है पर फिर भी सेफ है, क्योंकि लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर गुम भी जाएगा किसी को तो उसको कोई टाइटल नहीं मिलना है, तो चलो मान लिया सेफ है। लेकिन ऑर्डर चेक उससे भी ज्यादा सेफ है, और बल्कि इसको ऐसा कर सकते हैं, एक काम करो, रिस्की, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। देखो बात बात में एक बेटर तरीका निकल के आ गया, है ना। तो बेरर थोड़ा रिस्की, चलो ऐसा मान लेते हैं, उससे सेफ ऑर्डर है, ऑर्डर से सेफ जनरल क्रॉस, और उससे ज़्यादा सेफ स्पेशल क्रॉस्ड। इनको इक्वेट कर लेना, एक साथ जोड़ लेना, ठीक। ये स्पेशल क्रॉस्ड, ये जनरल क्रॉस, पीले पीले वाले एक साथ, ठीक, हरे हरे वाले एक साथ, हरा भी, हरा हरा रंग, किसने ये हम पे हरा रंग डाला, और ये पिंक ले लेते हैं, थोड़ा डार्क पिंक हो गया, ये लाइट पिंक लेते हैं, लो, ठीक है। बेरर रिस्की, एक जो एक ही कलर के हैं उसके ऊपर नीचे लिखे हुए हैं उनका वो कैरेक्टर है, बेरर रिस्की है, ऑर्डर सेफ है बेरर के कंपैरिजन। अच्छा, ये सब कंपैरेटिव है, ये सब कंपैरेटिव है। डिग्री कौन सी ली हमने एडजेक्टिव की भाई, हमने ली है सबसे पहले पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, इंग्लिश से जोड़ दिया देखो, और फिर आखिरी में सुपरलेटिव। और रिस्की तो रिस्की है,
रिस्की तो है ही, रिस्की तो नेगेटिव कंसेप्ट एक तरीके से। चल, तो नेगेटिव से अच्छा पॉजिटिव, पॉजिटिव से अच्छा उसका कंपैरेटिवली अच्छा, वो कंपैरेटिव से भी अच्छा सुपरलेटिव। एक कंसेप्ट दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। बेरर, ऑर्डर, जनरल क्रॉस्ड, स्पेशली क्रॉस्ड। ठीक है भैया। तो अब सर ये बता दीजिए आप, बेरर ऑर्डर समझ में आया, जनरल क्रॉस स्पेशल क्रॉस समझ में आया, कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे और बतानी है आपको सर, वो भी बता दो। तो देखो, बात ये है कि बेरर चेक का पेमेंट, लिखते जाना, बेरर चेक का पेमेंट पेई को ड्रॉवर के बैंक में लेने जाना पड़ता है। दूसरा, ऑर्डर चेक का पेमेंट पेई को ड्रॉवर के बैंक में लेने जाना पड़ता है। तीसरा, जनरल क्रॉस्ड चेक का पेमेंट पेई का बैंकर कलेक्ट करता है ड्रॉवर के बैंकर से और पेई के अकाउंट में अमाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। और चौथा, स्पेशल क्रॉस्ड चेक, इसमें क्या होता है, सेम चीज, सेम एकदम, पेई का बैंकर कलेक्ट करता है ड्रॉवर के बैंकर से और पेई के अकाउंट में अमाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। सरल शब्दों में लिख दिया भाई, बहुत जरूरी है, सब तरह के बच्चे हैं, एवरेज बिलो एवरेज सबका ध्यान रखते हुए चीजें एकदम एकदम क्लियर करें। ठीक, अब ये पे ड्रॉई ड्रॉर हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर देते हैं। एक एग्जांपल बना लेते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा एकदम। ये चेक बनाया, सीधा तो बनेगा ही नहीं कभी अपने से। ये चेक, इस चेक पे लिखा है पे टू, और यहाँ डैश खाली जगह छूटी है, और ऑर्डर रुपीज इतना, रुपीज डिजिट में भी लिखना पड़ेगा। फिर ये चेक है मिस्टर रामलाल का, तो यहाँ पे रामलाल की साइन, यहाँ पे डेट है DDMM YY YY, और यहाँ पे चेक है ये SBI बैंक का, SBI का अकाउंट नंबर जो भी है रामलाल का वो भी लिखा रहेगा। यहाँ चेक नंबर 123456 ये चेक नंबर है, से अकाउंट नंबर 1128 फलाना। ये एक ऑर्डर चेक है ना। अब इस पे, अब ये चेकबुक पे बना बनाया चेक आया। अब ये रामलाल ने चेक पे नाम लिखा पे टू मिस्टर अजित, तो यहाँ अजित लिख दिया। कितने रुपए, फेमस अमाउंट 10,000 रुपया। ठीक, ₹10,000 ओनली। बहुत बढ़िया। अभी आप बताओ कौन सा चेक है ये ऑर्डर चेक है। कौन सा चेक है, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का पेमेंट कैसे होगा, तो इसका पेमेंट पेई, पेई कौन है, मिस्टर अजित। ठीक, ओके। ड्रॉअर कौन है, ड्रॉअर है रामलाल।
ड्रॉअर का बैंकर कौन है? ड्रॉअर का बैंकर एसबीआई, ध्यान देना। और मिस्टर अजित का अकाउंट, मिस्टर अजित का अकाउंट जिस बैंक में है, जिस बैंक में है वो कलेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर। एक, दो, तीन, चार चीजें। अभी अपन तीन चीज पे देखते हैं, पेई, ड्रॉअर और ड्रॉअर का बैंकर, यानी कि रामलाल एसबीआई और मिस्टर अजित, या मिस्टर अजित पेई, एसबीआई ड्रॉअर का बैंकर और रामलाल ड्रॉअर। अब ये जो ऑर्डर चेक है इसका पेमेंट कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? अजित को। कैसे मिलेगा? तो रामलाल अजित के हाथ में चेक देगा, अजित रामलाल के बैंकर यानी ड्रॉअर के बैंकर के पास जाएगा, एसबीआई की ब्रांच में लाइन में खड़ा होगा, खिड़की में से बाद में नंबर आने पर चेक देगा, और रामलाल का बैंकर यानी एसबीआई अजित को देखकर और उसके हाथ में चेक को देखकर अजित की आइडेंटिटी को एसर्टन करके अजित को 10,000 रुपए दे देगा और पेमेंट हो जाएगा। मतलब अजित के हाथ में चेक आएगा और अजित को रामलाल के बैंकर के पास पैसे लेने जाना पड़ेगा एसबीआई में, ठीक, ड्रॉअर के बैंकर के पास यानी ड्रॉई के पास। आप समझ लो ड्रॉअर का बैंकर यानी ड्रॉई बैंक। अगर ये बेरर चेक होता तो क्या होता? तो भी यही होता, याद करो। अगर ये बेरर चेक होता, ऑर्डर की जगह थोड़ी देर फर्ज करो यहाँ बेरर होता, इमेजिन, तो क्या होता? तो भी यही होता कि रामलाल के बैंकर यानी ड्रॉई बैंक एसबीआई के पास मिस्टर अजीत जाते और बैंक को चेक दिखाते, लाइन में लगते, नंबर आता, खिड़की में से बैंकर को चेक दिखाते और वो मिस्टर रामलाल के अकाउंट में चेक करके 10,000 रुपया मिस्टर अजीत के हाथ में दे देते। तो ऑर्डर चेक हो या बेरर चेक हो, पेमेंट लेने के लिए पेई को ही जाना पड़ेगा। कहां पर? ड्रॉअर के बैंकर के पास। तो फिर ऑर्डर और बेरर में अंतर क्या है? अंतर ये है, याद करो, कि ये ऑर्डर चेक होने के कारण अगर मिस्टर अजित को अगर किसी बलजीत को निगोशिएट करना होता तो पीछे बलजीत का नाम लिख के, चेक के जस्ट पीछे की साइड, बैक साइड में बलजीत का नाम लिख के साइन करना पड़ती, तो ही वो बलजीत के नाम पे नेगोशिएट हो पाता। एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करने के बाद नेगोशिएशन होता है ऑर्डर चेक का, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन अगर ये बेरर होता और मिस्टर अजीत अगर किसी बलजीत को देना चाहते तो पीछे नाम लिख के साइन करने का कोई लफड़ा ही नहीं, सीधे सीधे बलजीत के हाथ में दे देते, तो ही वो बलजीत का हो जाता और फिर बलजीत पे ही बन जाता और बलजीत मिस्टर रामलाल के बैंक में जाता, लाइन में लगता और चेक का पेमेंट लेके आ जाता। तो ऑर्डर और बेरर चेक में कोई अंतर नहीं, दोनों का पेमेंट करने का तरीका सेम है, सिर्फ नेगोशिएट करने का तरीका अलग अलग है। ऑर्डर को एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से नेगोशिएट करते हैं, जबकि बेरर को मियर डिलीवरी से नेगोशिएट कर देते हैं। ऑर्डर चेक बेरर चेक का कंसेप्ट एकदम क्लियर, परफेक्शन के साथ, ठीक। चलो, ये मैं मेरी फिजिकल क्लास में कैसे करता हूँ, मैं असल में लड़कों को या लड़कियों को बुला के खड़ा करके हम उनको बैंक बनाते हैं, दो को कस्टमर बनाते हैं और फिर चेक का पेमेंट लेने एक ट्रांजैक्शन करते हैं हम, बहुत ही फनी होगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं मेरे लिए। लेकिन ये चीज़ एकदम क्लियर है, फिर भी बहुत क्लियर है ना? एक बार हाँ कह दो बस। सामने बैठे हो आप स्क्रीन के, मैं इस समय लाइव नहीं हूँ आपके, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो, है ना? आप जब भी अपने घर में इस वीडियो को देखोगे तब आप जहां भी बैठ के देख रहे हो एक बार हाँ कर दो बस, ऐसे गर्दन हिला दो वर्टिकली कि हाँ ये समझ में आ रहा है ना? बिंगो। चलो, अब प्रश्न ये है कि ये स्पेशल क्रॉस्ड और जनरल क्रॉस्ड का क्या लफड़ा है? अभी तक तो ऑर्डर बेरर समझ में आ गया। तीसरा तरीका है क्रॉस्ड चेक। तो यही जो चेक है, ये अपना चेक फेमस जो अपने सामने है, इस चेक को अपन अब एक काम करते हैं, इसको इरेजर से इरेज करते हैं। देखो, इसको सबसे पहले तो वापस से नॉर्मल चेक, ऑर्डर चेक बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए ऑर्डर, ठीक। और अब यहाँ क्या करते हैं अपन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे दो लाइन खींच लेते हैं। अब आपने देखा क्या, यहाँ पे मैंने दो लाइन खींची है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर से, क्लियर है वैसे आपको तो ये चीज़। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर दो लाइन खींच दी, इस जगह पर अगर दिख रही हो तो दिख रही, दो लाइन खींची हुई, हाईलाइट की हो जगह मैंने। ये जो मैंने दो लाइन खींची है, यानी कि मैंने चेक को क्रॉस कर दिया है। क्या कर दिया है? क्रॉस। अब ये चेक क्या था सर? इस पे तो ऑर्डर लिखा है, मतलब ये ऑर्डर चेक था, पर अब इसका ऑर्डर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर से भी बढ़ के, याद आ रहा है ना, सेफ्टी बढ़ती जा रही, तो ऑर्डर से भी ज्यादा सेफ क्रॉस्ड चेक है। तो ये उससे भी बढ़ के अब कौन सा चेक बन गया? क्रॉस्ड चेक बन गया। इसका पेमेंट कैसे होगा? अब इसका पेमेंट कैसे होगा समझना हो। अब ये चेक रामलाल ने साइन किया, मिस्टर अजीत के हाथ में दिया। अब मिस्टर अजीत
इस चेक का पेमेंट लेने के लिए रामलाल के बैंक यानी एसबीआई में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ऑर्डर या बेरर नहीं है, ये क्रॉस्ड चेक है। अब मिस्टर अजीत इस चेक को लेके अपने बैंकर के पास जाएंगे। मतलब किसका बैंक? मिस्टर अजीत का बैंक। मतलब अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ी थी कलेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर के पास जाएंगे, है ना? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कलेक्टिंग बैंकर? मिस्टर अजीत का अकाउंट जिस बैंक में है वो कलेक्टिंग बैंकर। तो मान लीजिए मिस्टर अजीत का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी विल बी द कलेक्टिंग बैंकर। तो मिस्टर अजीत के पास चेक आया है और चेक कैसा है? क्रॉस्ड। तो उस क्रॉस्ड चेक को लेके मिस्टर अजीत कहाँ जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक के पास। और पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को वो चेक देंगे। अब चेक पे क्या लिखा है कि रामलाल ने आदेश दिया है एसबीआई को कि मिस्टर अजीत को पेमेंट कर दे, पर क्रॉस्ड कर दिया है, जिसका अर्थ है कि मिस्टर अजीत के खाते में पेमेंट डलवा दे। और खाता मिस्टर अजीत का कौन से बैंक में है? पीएनबी के पास। इसलिए मिस्टर अजीत पीएनबी में गए हैं, अपने बैंकर के पास गए, पेइंग बैंकर के पास नहीं गए हैं, या यूं कहे ड्रॉअर के बैंकर के पास नहीं गए हैं, अपने बैंकर के पास गए हैं, या यूं कहे कलेक्टिंग बैंकर के पास गए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है बालकों। तो मिस्टर अजीत गए पीएनबी के पास, पीएनबी के पास जाके चेक दे दिया, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जहां भी है। पीएनबी ने वो चेक निकाले, उसमें से मिस्टर अजीत का भी चेक निकाला। मिस्टर अजीत का जो चेक था वो एसबीआई का है, तो पीएनबी ने वो चेक एसबीआई को भिजवाया। एसबीआई को दिखाया कि देखो एसबीआई, तुम्हारे क्लाइंट मिस्टर रामलाल ने हमारे क्लाइंट मिस्टर अजीत को 10,000 रुपया दे दो, ऐसा ऑर्डर तुम्हें दिया है, तो वो पैसा हमको दे दो। तो एसबीआई वो पैसा पीएनबी को, ये क्लियरिंग हाउस में होता था पहले फिजिकली, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए क्लियरिंग हाउस की जरूरत नहीं है ना? लेकिन पहले ऐसा होता था, फिजिकली चेक जाते थे, देखते थे, फिर उसका पेमेंट होता था। तो पीएनबी ने एसबीआई को चेक दिखाया, एसबीआई ने कहा ठीक है, चेक वेक ओके है, चेक का पेमेंट पीएनबी को दिया। पीएनबी ने लाके वो पैसा मिस्टर अजीत के खाते में डाल दिया। मिस्टर अजीत के मोबाइल में मैसेज आ गया, ₹10,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। खत्म, अपने आप ट्रांसफर हो गया। अपने आप मतलब करने पे हुआ, लेकिन पार्टी को कहीं नहीं जाना पड़ा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अपने आप है, इसलिए अपने आप उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा लिखा है। कुछ भी गलत नहीं लिखा है अपन ने, पार परफेक्शन, परफेक्शन से भी ऊपर, प्रीमियम पे है ना बच्चों? ये कंसेप्ट है। तो ये क्रॉस्ड चेक है। क्रॉस्ड चेक का पेमेंट कहाँ जाता है? पेई के अकाउंट में, पेई के अकाउंट में। ठीक, कैसे जाता है? तो पेई का बैंकर कलेक्ट करता है ड्रॉअर के बैंकर से, यानी ड्रॉई बैंकर से कलेक्ट करता है। ड्रॉअर रामलाल, ड्रॉई एसबीआई, पेई मिस्टर अजीत, और कलेक्टिंग बैंकर पीएनबी। अब अगला प्रश्न, सर ये तो क्रॉसिंग समझ में आई, जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग आपने अभी तक स्पेशल क्रॉसिंग तो बताई ही नहीं, वो क्या होती है? तो देखो, स्पेशल क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जब आप इन दो लाइनों के साथ साथ अथवा दो लाइनें नहीं भी खींचो। इसका नया एग्जांपल बनाता हूँ, देखो इसी में कर देते पहले, फिर नया भी बनाएंगे। ये जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों के बीच में अगर मिस्टर रामलाल ने जब मिस्टर अजीत के नाम पे चेक लिखा था, है ना, चेक लिखा था, इस पे मिस्टर अजीत लिखा, 10,000 रुपीज लिखा, यहाँ पे लिखा, साइन की, सब किया, फिर दो लाइन भी खींच दी, और दो लाइन खींचने के साथ साथ यहाँ पे लिख दिया BOB। क्या लिख दिया? BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब मजे की बात देखो आप, मजे की बात। अच्छा, मिस्टर रामलाल ने जब चेक लिखा था अजीत के नाम पे, तो फोन किया था कि भाई आपका खाता कौन से बैंक में है, तो मैं क्रॉस्ड चेक बना रहा हूँ, दो लाइन खींच दी है मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर दो लाइनों के बीच में बैंक का नाम भी लिख ही दूँ। तो मिस्टर अजीत ने कहा कि मेरा खाता पीएनबी में भी है, बीओबी में भी है, पीएनबी में भी है, बीओबी में भी है, कोई सा भी लिख दो, मेरे को चलेगा। तो मिस्टर रामलाल ने चेक पे साइन करते समय जो दो लाइन खींची थी, देखना आप, दो लाइन खींची थी, उन दो लाइनों के बीच में क्या लिख दिया? बीओबी। पीएनबी नहीं लिखा, बीओबी लिख दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मजे की बात यह है, क्वेश्चन मेरा, कि क्या मिस्टर अजीत हु इज द पेई, जो पेई हैं, क्या उनके दो अकाउंट हैं, हैज टू बैंक अकाउंट्स? जवाब आया हाँ। कौन कौन से? एक तो पंजाब नेशनल बैंक में और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो क्या इसका पेमेंट उनके खाते में होगा? क्रॉस्ड तो है, तो क्रॉस चेक का पेमेंट तो खाते में होता है, खाते में होगा। कौन से वाले खाते में होगा? तो बोले बैंक ऑफ बड़ौदा वाले खाते में होगा,
इसका पेमेंट अब पीएनबी वाले खाते में नहीं हो सकता। चलो सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 2 की जगह 3 कर लो, इनका एक खाता मान लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी है, तो अब ये चाहे तो पीएनबी को बोल सकते हैं कलेक्टिंग बैंकर बनाने के लिए कि पीएनबी जाओ कलेक्टिंग बैंकर बन जाओ और एसबीआई से पैसे ले आओ। नहीं, क्या ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं, उनको चेक देंगे कि जाओ तुम कलेक्टिंग बैंकर बन जाओ और एसबीआई से पैसा कलेक्ट करके मेरे तुम्हारा जो खाता है यूनियन बैंक में जो मेरा खाता है उसमें डाल दो? नहीं, क्योंकि चेक के ऊपर स्पेसिफिकली बीओबी लिखा गया है, कलेक्टिंग बैंकर का नाम स्पेसिफिकली मेंशन हो गया है बीओबी, तो अब कलेक्टिंग बैंकर कौन बनेगा इस चेक का? इस चेक का कलेक्टिंग बैंकर बीओबी ही बनेगा और कोई बैंक नहीं बन सकता। अलग से बॉक्स बना दिया कलेक्टिंग बैंकर बन सकता है इसलिए, और 2 ब्लू टिक कर दिए, 2 ब्लू टिक लिखे मतलब सीन हो गया, आपने देख लिया। ठीक, समझ आई चीज? तो जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ क्रॉस कर देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसका पेमेंट पेई के खाते में होगा। अब कौन से वाले खाते में होगा, मान लो उसके 4 बैंक के, तो बोले वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसको जिस भी बैंक को देना हो। लेकिन अगर बैंक का नाम लिख दिया जाए बीओबी, तो अब भले ही मिस्टर अजीत के 4 खाते हों, लेकिन हम उन 4 खातों में सिर्फ बीओबी वाला जो खाता है उसी में पेमेंट जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। आया समझ? क्लियर हुआ? इसे कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो देखो, अब अगर मैं सरल शब्दों में आपसे पूछूं या बताऊं, पूछूंगा बाद में, पहले बताता हूं एक चीज। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या हो रहा है? जनरल क्रॉसिंग में 2 ट्रांसवर्स यानी सीधी ट्रांसवर्स लाइंस, वो भी कैसी? ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस आर कंपल्सरीली ड्रॉन किसमें? जनरल क्रॉसिंग में। जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में 2 लाइंस मे और मे नॉट बी ड्रॉन। खींचो तो भी चलेगा ये 2 लाइन और नहीं खींचो तो भी चलेगा। और क्या डिफरेंस है जनरल स्पेशल क्रॉसिंग में? जनरल क्रॉसिंग में द नेम ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर इज नॉट मेंशन्ड, जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में द नेम ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर इज essentially mentioned। तीसरा और बहुत ही सरल पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या? द पेई कैन गेट द मनी इन एनी बैंक अकाउंट इन हिज एनी बैंक अकाउंट, जबकि यहां पर आएगा द पेई कैन गेट द पेमेंट only in his particularly mentioned bank's account। क्लियर? स्क्रीन पे ला देता हूं तीनों पॉइंट्स, छोटा कर दिया, इसको ध्यान से देखो तो बच्चों। 20 सेकेंड्स का पॉज ले रहा हूं मैं, है ना? मैं भले कुछ भी बोलूंगा पीछे, पर आप लोग इसको उतार लो, किसी दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लो, पर इसको देख लो। जनरल क्रॉसिंग में ये एक्सप्लेनेशन की 3 पॉइंट, एग्जाम में लिखने के 3 पॉइंट नहीं है, ये डिफरेंशिएशन करने से चीज जल्दी समझ में आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना? तो जनरल क्रॉसिंग में ट्रांसवर्स यानी सीधी, पैरेलल यानी पैरेलल। ठीक, तो 2 लाइंस ट्रांसवर्स पैरेलल, सीधी पैरेलल रेखाएं कंपलसरी खींची जाती जनरल क्रॉसिंग में। जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में खींच दो और बीच में बैंक का नाम लिख दो तो भी चलेगा, और 2 लाइन मत खींचो, सिर्फ बैंक का नाम लिख दो तो भी चलेगा, वो स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। ठीक, फिर जनरल क्रॉसिंग में कलेक्टिंग बैंकर का नाम नहीं लिखा जाता, लिख दो तो स्पेशल नहीं हो जाएगी,
नहीं लिखा जाता, इज नॉट मेंशन। जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में तो वो एसेंशियली, अगर आपको स्पेशल क्रॉसिंग करनी है तो नाम लिखना ही पड़ेगा, या यूं कहो कि अगर आपने नाम लिख दिया तो वो स्पेशल क्रॉसिंग ही हो गई। ठीक। फिर तीसरा, जनरल क्रॉसिंग में खाते पेमेंट तो खाते में ही मिलेगा, अगर चेक पे जनरल क्रॉसिंग कर दी है तो उसका पेमेंट खाते में ही जाएगा, लेकिन कौन से वाले पर्टिकुलर बैंक खाते में जाएगा ये तय नहीं है, ये डिपेंड करता है पेई पे कि वो कौन से बैंकर के पास जाके चेक देता है, कलेक्टिंग बैंकर किसको बनाता है, इफ ही हैज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में पेई के पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे 4 अकाउंट हैं 4 अलग अलग बैंक्स में, तो कौन से वाले बैंक के खाते में ये पैसा जमा करवाऊं, यानी कि किस बैंक को कलेक्टिंग बैंकर बनवाऊं, कोई ऑप्शन नहीं है। उसको वो जिस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख दिया गया है स्पेशल क्रॉसिंग में, मेंशन कर दिया गया है चेक के ऊपर, पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, उस वाले बैंक को ही जाके वो चेक देना है, और वो बैंक कलेक्टिंग बैंकर बन के आपका पैसा आपके उस बैंक के साथ जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ये जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में अंतर है। और मजे की बात, जनरल क्रॉसिंग करने के बाद किसी का मन करे तो उसमें बैंक का नाम डाल दे, बाद में उसको स्पेशल क्रॉसिंग बना दो तो चलेगा। पर स्पेशल क्रॉसिंग करी हुई हो और उसमें बैंक का नाम काट के आप सोचो कि इसको काट दो ताकि नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग बन जाए, तो नहीं चलेगा। क्यों? तो रूल हमारा मटेरियल ऑल्ट्रेशन के समय भी हमने देखा था, देखो अब कनेक्ट हो रहे हैं आगे पीछे के पॉइंट्स। जनरल क्रॉसिंग से ज्यादा सेफ स्पेशल क्रॉसिंग है ना। तो जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल बनाना तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है, पर स्पेशली क्रॉस जो हो ऑलरेडी उसको जनरल क्रॉस करने की कोशिश करना ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। और सेफेस्ट वाला रूल तो अभी हमने देखा था, वापस देख लो एक बार, देखना जरा आप वापस से। बेरर चेक से ज्यादा सेफ ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक से ज्यादा सेफ जनरल क्रॉसिंग, और जनरल क्रॉसिंग से ज्यादा सेफ स्पेशल क्रॉसिंग, है ना। और नहीं विश्वास हो रहा हो तो एक एग्जांपल बना दूं, बोलो, बना देते हैं। चलो भाई देखो, अब पूरा चेक तो नहीं बना रहा, ये चेक है मिस्टर बाला के नाम पर, ठीक। और मिस्टर बाला और बेरर 10,000 रुपये का चेक है, और इस पे साइन किए मिस्टर विक्रम ने। चलो, अब ये चेक बेरर चेक और ये बाला की जेब में रखा है, अगर ये चेक गिर गया तो इसको कोई भी व्यक्ति उठा के बैंक में ले जा सकता है और पेमेंट मांग सकता है। हाँ, अब वो बाद में लड़ाई होगी कि लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट कन्फर्स नो टाइटल, तो तूने पेमेंट कैसे ले लिया। सीसीटीवी कैमरेज में बैंक में उस व्यक्ति का फोटो देख के उसके घर गए और उसको उसके ऊपर केस करा, पुलिस में पकड़ाया कि तेरे को गिरा हुआ चेक मिला था तो उस गिरे हुए चेक का पेमेंट लेने कौन क्यों गया। कोर्ट में प्रूव हो गया तो कोर्ट ने उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेच के पेमेंट भी दिलवा दिया वापस, वो सब तो ठीक है। पर बाला की जेब से गिरने पर रिस्क है कि नहीं है, फालतू का टेंशन तो हो गया दिमाग में। हाँ, तो रिस्क कितनी है? रिस्क है एन, दुनिया में जितने लोग हैं उतने लोग रिस्क हैं, क्योंकि बाला की जेब से चेक गिरते ही किसी और व्यक्ति को मिला, चाहे उसका नाम बाला हो या नहीं, चाहे उसका नाम राजू हो, गौरव हो, अमित हो, सुमित हो, प्रतीक हो, राहुल हो, नीतीश हो, दीपेश हो, यशवर्धन हो, पुनीत हो, सौरभ हो, चाहे जो नाम हो, जिसको मिलेगा बेरर इंस्ट्रूमेंट उसका हो गया, और वो जाके पेमेंट मांग सकता है। तो रिस्क कितनी है? हाईएस्ट रिस्क, हाईएस्ट रिस्क। एन नंबर ऑफ लोग हैं दुनिया में, तो एन नंबर ऑफ लोग ही मेरे लिए रिस्क है, किसी को भी मिल जाए वो रिस्क है। ठीक। अब चेंज करता हूं, फर्ज करो कि ये ऑर्डर चेक है, बाला और ऑर्डर। अब क्या होगा? अब मजे की बात यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट में रिस्क कितनी कम हो गई कि दुनिया में जितने बाला नाम के लोग हैं बस उतनी रिस्क बची है। क्योंकि इसका नेगोशिएशन कैसे होगा? अब इसका नेगोशिएशन होगा कि अब इस चेक को मिस्टर बाला ही किसी और के नाम पे नेगोशिएट कर सकते, क्योंकि नाम लिखा है ना। तो अब अगर किसी को देना है तो जिसको देना है उसका नाम लिख के बाला को साइन करना पड़ेगी। तो चलो, कितने बाला हैं दुनिया में? से दुनिया में 10,000 1,000 लोग बाला नाम के हैं। तो रिस्क कितनी है इस चेक की? 1,000 रिस्क है, 1,000 लोग। तो मान लो बाला की जेब में चेक था जो मिस्टर विक्रम ने दिया था, और बाला को इसका पेमेंट लेने जाना था SBI में, मिस्टर विक्रम के बैंक में, और रास्ते में उनकी जेब से चेक गिरा और उनके पीछे से हजारों लोग निकले, उनमें से एक बाला भी निकला, और उस बाला ने जब वो चेक देखा और बोले इस पे तो लिखा है पे टू बाला और ऑर्डर, तो बाला तो मैं भी हूँ। अच्छा, चेक पे कोई फोटो तो लिखा नहीं है कि कौन सा वाला बाला, या बाला उसके पिता का नाम भी और उसका एड्रेस भी लिखा है, नहीं, सिर्फ बाला, बाला तो मैं भी हूँ, तो ये चेक मेरा। ठीक।
तो बाला में हो गया। तो ओरिजिनल बाला जिसके नाम पे वो चेक है उसकी जेब से गिरा, किसी दूसरे बाला को मिला, उसने वो चेक उठाया। अब ये जो दूसरा वाला बाला है डुप्लीकेट, जिसको नहीं मिलना चाहिए, उसने उसने 10,000 रुपए उधार ले रखे थे किसी मुन्नी से। तो बाला ने पीछे चेक पे लिखा पे टू मुन्नी और नीचे अपनी साइन कर दी बाला, और अब मुन्नी को दे दिया, और मुन्नी उस चेक को गई एसबीआई में जाके पेमेंट ले आई। तो रिस्क तो है, रिस्क तो है। आया समझ? तो ठीक है, लेकिन दुनिया के एन नंबर ऑफ लोगों के मुकाबले रिस्क कम हो गई। कितनी बची? सिर्फ 1000। तो एन से छोटा 1000, यानी कि रिस्क बड़ी एन में, उससे छोटी 1000 में। ठीक, सिर्फ 1000 लोग जो बाला नाम के हैं उनमें रिस्क की एग्जाम्पल चल रहा है। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो जी ये चेक ऑर्डर ना होते हुए, ऑर्डर बेरर दोनों ही है, लिखा भले ही कुछ भी, उस पर ऑर्डर भी लिखा हो बेरर भी लिखा हो, यहाँ 2 लाइन खींच दी गई, सिंपल 2 लाइन। तो ये कौन सा चेक हो गया? ये हो गया क्रॉस्ड चेक। कौन सा? क्रॉस्ड चेक। ठीक, अब मजे की बात ये है कि इसका पेमेंट किसको मिलेगा? इसका पेमेंट मिलेगा सिर्फ मिस्टर बाला को, और वो भी हाथ में नहीं मिलेगा, उनके खाते में जाएगा। अब ऐसे कितने बाला हैं दुनिया में? 1000। उन 1000 में से भी कितने बाला हैं जिनका कोई बैंक अकाउंट है? तो बोले ऐसे बाला हैं दुनिया में 600। तो अब अगर ये चेक गिरा और किसी बाला को मिला, सिर्फ चलो ये चेक मेरी जेब में है, मिस्टर बाला और ऑर्डर, लेकिन उसके अंदर 2 लाइन भी खींची हुई, तो इसका पेमेंट किसको मिलेगा? मुझे, यानी बाला को। मेरे भी बैंक अकाउंट में जाएगा, हाथ में नहीं आएगा। ठीक, अब ये चेक मेरी जेब से गिरा, मिस्टर बाला की जेब से, और पीछे एक राज नाम के व्यक्ति को मिला, कोई रिस्क नहीं है, वो उठाएगा भी नहीं चेक को, कुछ भी नहीं होना है इसका, गलत हाथों में पेमेंट नहीं जाना है। ठीक, फिर पीछे से एक अमित आया, अमित अमित भी नहीं उठाएगा, सुमित आया, सुमित भी नहीं उठाएगा, फिर एक बाला आया, उसने उठाया, पर उसने कहा अरे यार ये तो क्रॉस्ड चेक है और मेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। जान दो, जब बैंक अकाउंट ही नहीं तो मैं कहाँ इसको पेश करूंगा, किसको बोलूंगा कि कलेक्टिंग बैंकर को कि मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करो? मेरा तो कोई बैंकर ही नहीं, मेरा कहीं अकाउंट ही नहीं है, जान दो। तो ये बाला आने के बावजूद भी अभी रिस्क नहीं है इतनी, है ना? तो ऐसे 4-5 बाला आए, फिर छठे नंबर का एक बाला आया, उसने देखा, अरे बोले इस पे लिखा है पे टू बाला और ऑर्डर, ये तो ठीक है, क्रॉस्ड चेक है, मतलब इसका खाते में पेमेंट होगा, और बाला तो मैं हूँ, और मेरा बैंक अकाउंट भी है। मेरा बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो पीछे से एक बाला आया जिसका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन से बैंक में अकाउंट है, जनरल क्रॉसिंग है। तो अब इस चेक की रिस्क कितनी बची कि वो जो 600 बाला है जिनका बैंक अकाउंट है, उतनी ही रिस्क बची। 400 बाला जो बिना बैंक अकाउंट वाले वो भी कम हो गए, तो रिस्क और कम हो गई, यानी सेफ्टी बढ़ गई। तो रिस्कीएस्ट था बेरर, कम रिस्की यानी कि सेफ हो गया ऑर्डर, उससे भी कम रिस्की जनरल क्रॉसिंग। ठीक, अब मजे की बात, ये चेक जब ओरिजिनली मिस्टर विक्रम ने साइन किया था मिस्टर बाला के नाम पे, तो मिस्टर बाला को फोन लगा लिया था कि हेलो मिस्टर बाला, हाँ आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? बोला मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में। बोले ठीक है, फिर मैं आपके नाम पे चेक लिख रहा हूँ और चेक में एक्सिस बैंक लिख दे रहा हूँ, स्पेशली क्रॉस कर रहा हूँ। बोले ठीक है कर दो। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया एक्सिस, एक्सिस बैंक। लो भाई, अब ये जनरल क्रॉसिंग नहीं है, स्पेशल क्रॉसिंग है। अब मजे की बात, अब ये चेक मिस्टर बाला जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट है उनके हाथ में दे दिया गया है, और उस पर क्रॉसिंग है कौन सी? स्पेशल। ये मिस्टर बाला की जेब में है, उन्होंने कुछ नोट वोट निकाले तो गलती से चेक, जीन्स टाइट रहती है, गलती से चेक नीचे गिर गया। चेक नीचे गिरा तो पीछे से पुनीत आया, कोई काम का नहीं है क्योंकि बेरर नहीं है। पीछे से अमित, सुमित, गौरव, राहुल, राज आए, कोई काम का नहीं क्योंकि बेरर नहीं है। फिर पीछे से एक बाला आया, बाला ही आया, ओरिजिनल बाला, ओरिजिनल मतलब है डुप्लीकेट पर उसका नाम बाला ही है। वो बाला आया, लेकिन उसने देखा अरे यार चेक पे तो क्रॉसिंग है, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे 2-3 बाला आए, अभी भी रिस्क नहीं है। फिर एक चौथा बाला आया, चौथा वाला व्यक्ति आया, चौथा वाला जिसका नाम था बाला। बहुत बढ़िया। तो चौथा व्यक्ति आया जिसका नाम था बाला, बाला है, बाला है, बाला है, बाला है ना, और ये शैतान का साला भी है। तो ये चौथा वाला बाला आया, इसने देखा, इसने कहा कि देखो भी पे टू बाला और ऑर्डर, और इससे कोई मतलब नहीं, इस पे तो क्रॉसिंग है, ओहो मेरा तो बैंक अकाउंट है, पर यार इस पे तो एक्सिस बैंक लिख दिया यार, शिट, और मेरा खाता तो पीएनबी में, ये चेक मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा एक्सिस में खाता ही नहीं है। तो वो बाला क्या करेगा? चेक को वहीं छोड़ देगा। ऐसे और 2-3 बाला आए जिनके बैंक अकाउंट तो थे लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं था। फिर आखिरी में एक बाला आया। देखना आप कितनी इमेजिनेशन कितनी तगड़ी ली अपन ने, रिस्क समझने के लिए और सेफ्टी समझने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा दुनिया में, ये जो मैं सिनेरियो बना रहा हूँ ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन रिस्क समझने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, रिस्क और सेफ्टी समझने के लिए। आखिरी में एक बाला आया,
उसने कहा अरे वाह, इस पे लिखा है पे टू मिस्टर बाला, तो मैं बाला हूँ। से सरनेम बाला सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम भी हूँ, तो बाला सुब्रमण्यम। न पता लिखा है, ना पिता का नाम लिखा है, ना फोटो चिपका है, तो फिर कोई भी बाला सुब्रमण्यम हो सकता है। चेक पे सब कुछ तो होता नहीं, नाम ही लिखा रहता है, तो भाई बाला सुब्रमण्यम में भी हूँ। और इस पे क्रॉसिंग है तो ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट और एक्सिस बैंक, हाँ मेरा एक्सिस बैंक में ही खाता है, ओहो ये चेक तो मैं लगा सकता हूँ एक्सिस बैंक में। तो रिस्क कितनी कम हो गई है। और मजे की बात, अगर वो व्यक्ति एक्सिस बैंक में चेक लगा भी दे, एक्सिस बैंक जाके एसबीआई से वो पेमेंट ले भी ले, तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हमेशा मॉनिटर रहते हैं और बैंक में एंट्री रहती है। तो जैसे ही उस व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, तो आपत्ति ले सकते हैं ना मिस्टर ओरिजिनल वाला और मिस्टर विक्रम, जिनके खाते में से गया है और जिनके खाते में जाना चाहिए था, कि सर ये गलत खाते में चले गया है, उसके लिए नहीं था ये चेक। तो आप कोर्ट में केस करना, उस व्यक्ति को ट्रेस करना कितना आसान है। तो हर हाल में सेफ्टी तो तब भी है, कंप्लीट सेफ्टी है। आ रही बात समझ में? तो ये लॉजिक है। ठीक, वो बात की बात है, कोर्ट में जाएंगे जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी ये रिस्क थी। लेकिन ये रिस्क कितनी मिनिमाइज्ड रिस्क है, कितनी वंस इन अ मिलियन वाली रिस्क है, वंस इन अ ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन वाली रिस्क है ना। तो कितने सेफ होते जा रहे हैं, बेरर से सेफ ऑर्डर, ऑर्डर से सेफ क्रॉस्ड, क्रॉस्ड में भी जनरल क्रॉस से ज्यादा सेफ स्पेशल क्रॉस्ड। गॉड डैम, चीज समझ में आई कि नहीं आई? पार परफेक्शन बल्कि प्रीमियम। चलो अब इन्होंने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देखो अपने से बढ़ के नहीं लिखेंगे ये कभी भी, देख लेते हैं। इन्होंने मतलब नोट्स तो मैंने ही बनाए। चलो क्या लिखा है अपन ने शब्दों में, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, मेनली क्रॉसिंग दो प्रकार की, जनरल और स्पेशल। स्पेशल क्रॉसिंग किसी, जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं, वेयर टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक। पीछे नहीं खींचना है, तो खास बात कहाँ पर, फेस पर। कितनी लाइन, 3 4 5 नहीं, सिर्फ दो, दो लाइन। जनरली कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, है ना। ये चेक सामने रखो, तो चेक आपके सामने रखने के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें भी जो टॉप कॉर्नर है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे दो लाइन खींची जाती है पैरेलल। तो पैरेलल का अर्थ ये नहीं कि आपको स्केल से नाप के खींचना है, आपका इंटेंशन नजर आ गया ना। जैसे मैंने ये चेक बनाया मान लीजिए, ठीक, ये चेक, और चेक को मुझे क्रॉस करना है, तो मैंने ये लाइन खींची, और ये लाइन आप दोनों देखो तो ये पैरेलल नहीं है। अगर इनको मैं आगे एक्सपांड करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो आप बोलोगे अगर इस पे पैरेलल लाइंस नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस्ड चेक नहीं है। तो इतनी बारीकी नहीं जाना है, दो लाइन ड्रॉ करने का इंटेंशन नजर आ जाता है। आपने दो लाइन फ्री हैंड से भी खींच दी और वो पैरेलल नहीं भी हुई, तो भी वो क्रॉस चेक माना जाएगा। ठीक, आप कहोगे सर क्रॉस मतलब तो ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं क्रॉस, और आप इतनी देर से ये दो लाइन खींचने को क्रॉस बोल रहे हो, पर क्रॉस तो ऐसा होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, उसको क्रॉस बोलते हैं। नहीं, याद करो क्रॉस ओवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, ऐसे थोड़ी जाता है कि मैंने रामलाल को दिया और तूने श्यामलाल को दिया, ऐसा थोड़ी होता है। गर्व प्राइड एंड ऑनर, सलमान खान की मूवी। नहीं, अपन बोलते हैं ना भाई दो ट्रेनों की क्रॉसिंग हो रही है, इसलिए अपनी ट्रेन स्लो होगी, फिर अपनी ट्रेन स्लो होती है, उधर से एक ट्रेन आती है फास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस। तो क्या बोलते हैं, पास में बैठे हुए अंकल बोले बेटा वो अपनी ट्रेन इसलिए स्लो हो गई क्योंकि क्रॉसिंग हो रही। तो क्रॉसिंग मतलब इधर से एक ट्रेन आ रही, इधर से दूसरी आ रही, दोनों टकरा जाएंगी। नहीं, दोनों पैरेलल जा रही है, इधर से एक आ रही है और इधर से एक जा रही है, इसको भी तो क्रॉसिंग ही बोलते हैं, है। तो क्रॉसिंग मतलब लाइंस का इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं, पैरेलल को भी क्रॉस बोलते हैं, है ना। इधर से दोस्त आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ, तो हम दोनों पैरेलल ही आए, तो क्या बोलता है, आई क्रॉस्ड, आज वो मुझे क्रॉस हो गया, एकदम क्रॉस हो गया मतलब एकदम मिला मुझे। फ्रेज यूज करते हैं, जस्ट क्रॉस्ड इन टू मी, क्रॉस्ड मी, ऐसा। तो ये क्रॉस, तो दो लाइन ड्रॉ करना है क्रॉसिंग में, जनरल क्रॉसिंग में पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक, जनरली लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे। ठीक, लेकिन अगर नहीं भी हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, चेक पे कहीं भी नजर आए, तो भी उसको क्रॉस चेक मान लिया जाता है। बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, इट इज अ जनरल प्रैक्टिस। फिर है, अब उन दो लाइनों के बीच में आप कुछ भी लिख दो, उन दो लाइनों के बीच में कुछ भी लिख दो और कुछ नहीं भी लिखो। देख रहे हो आप एग्जाम्पल, अब इन दो लाइनों के बीच में ये मैंने चित्र बनाया है, 1 2 3, तीन चित्र समझ लो। ये हमने खाली छोड़ दिया, सिर्फ दो लाइन ड्रॉ की और खाली छोड़ दिया, ये भी जनरल क्रॉसिंग है। यहाँ पर हमने दो लाइन खींची है और दो लाइन के साथ बीच में अपनी फर्म का नाम, मेरी फर्म का नाम है एबीसी एंड कंपनी, पीक्यूआर एंड कंपनी, एबीसी लिमिटेड, जो भी नाम है मेरी कंपनी का, अगर वो भी लिख दूं तो भी ये जनरल क्रॉसिंग ही मानी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिस इज जनरल क्रॉसिंग ओनली। और अगर मैं इस पे अकाउंट पे वर्ड लिख दूं, ये अकाउंट पे ऐसा लिख दूं, तो भी जनरल क्रॉसिंग। दो लाइन खींच के इसके बीच में अकाउंट पे वर्ड लिख दूं, तो भी ये जनरल क्रॉसिंग ही कहलाएगी। ठीक, तो जनरल क्रॉसिंग में क्या जरूरी है, बस दो लाइन खींचना। अब वो दो लाइन खींच दी तो भी जनरल क्रॉसिंग हो गई, उसके अंदर कुछ और लिख भी दिया तो भी जनरल, बस बैंक का नाम नहीं लिखोगे।
क्योंकि अगर बैंक का नाम लिख दिया तो फिर वो जनरल क्रॉसिंग नहीं रहेगी, स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए बैंक का नाम छोड़ के, कलेक्टिंग बैंकर का नाम छोड़ के दुनिया भर की कुछ भी लिख दो आप, कथा कहानी, है ना, अपना नाम, अपनी फर्म का नाम, अकाउंट पे वर्ड लिख दो, एंड कंपनी लिख दो, नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो चेक फिर भी जनरल क्रॉसिंग ही माना जाएगा। और जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, ये हमने जब दोनों को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट किया था अच्छे से समझ लिया था। अब आगे, पेमेंट ऑफ चेक्स क्रॉस्ड जनरली, तीसरा पॉइंट, पेमेंट ऑफ चेक्स क्रॉस्ड जनरली कैन बी मेड ओनली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ड्रॉई। ठीक, इसका पेमेंट कहाँ जाएगा, ड्रॉई के बैंक अकाउंट पर। कौन से बैंक में, बोले जो बैंक उसको अच्छा लगे, मतलब बैंक का नाम स्पेसिफाई नहीं, लेकिन हाँ जाएगा बैंक में। अब वो बैंक कौन सा है ये पेई खुद डिसाइड करे। इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ड्रॉई नहीं, पेई, यहाँ पे करेक्शन है ये, इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। ठीक है, चलो। और ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस यानी कि सीधी समानांतर रेखाएं, है ना, समानांतर पैरेलल लाइंस आर एन एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का ये स्पेशल कैरेक्टर है, दो सीधी रेखाएं, लाइंस, ये जरूरी है। अगर ये दो लाइन नहीं खींची आपने तो क्रॉसिंग नहीं मानी जाएगी। तो सिर्फ एंड कंपनी लिख दिया अपनी फर्म का नाम एबीसी एंड कंपनी, नहीं। सिर्फ नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, नहीं चलेगा। अकाउंट पे ही वर्ड लिख दिया लेकिन दो लाइन नहीं खींची तो भी नहीं चलेगा। जनरल क्रॉसिंग के लिए जरूरी है कि दो लाइन खींची जाए। सिर्फ दो लाइन खींच दो तो चलेगा, दो लाइन खींच के बीच में कुछ लिख दो तो चलेगा, पर कुछ लिख दो लेकिन दो लाइन नहीं खींचो तो नहीं चलेगा। क्रॉसिंग के लिए जरूरी है दो लाइन खींचना। कौन सी क्रॉसिंग के लिए, जनरल क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, चलो। फिर है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि दो लाइन खींचना कंपलसरी नहीं है। आपने सिर्फ कलेक्टिंग बैंकर का नाम स्पेसिफाई कर दिया, एसबीआई, देखो सेकंड एग्जांपल, इसके तीन एग्जांपल यहाँ पे बनाए चित्र में, 1 2 3। इसका सेकंड देखना, सेकंड वाले में दो लाइन खींची हुई दिख रही है आपको, नहीं, तो भी ये स्पेशल क्रॉसिंग है। अच्छा, दो लाइन खींच के उसके बीच में पीएनबी लिख दिया तो भी स्पेशल क्रॉसिंग है। और दो लाइन खींच के उसके बीच में अकाउंट पे लिख दिया, नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया, बीओबी दिख रहा है थर्ड एग्जांपल, तो भी स्पेशल क्रॉसिंग है। वेरी इजी, है ना। अब दो लाइन खींच के उनके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिख दो और फिर उसके नीचे जो है आप एक्सिस बैंक लिख दो तो भी स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक, दो लाइन खींच के उनके बीच में आप महाराष्ट्र बैंक लिख दो और उसके नीचे अकाउंट पे लिख दो तो भी स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब मुद्दा यह है कि जनरल क्रॉसिंग के साथ साथ अगर बैंक का नाम लिख दिया जाए तो वो स्पेशल क्रॉसिंग, एक बात। और अगर कोई सी भी क्रॉसिंग ना करी हो, दो लाइन खींचने का काम नहीं किया हो, और उसके साथ अगर सिर्फ स्पेसिफाई कर दो आप बैंक का नाम, कलेक्टिंग बैंकर का नाम, तो भी स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी। और कलेक्टिंग बैंकर का नाम स्पेसिफाई करने के बाद अब उसका पेमेंट पेई के बैंक अकाउंट में जाएगा और वो भी उस पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में जाएगा जिस बैंक का नाम कलेक्टिंग बैंकर के तौर पे स्पेशल क्रॉसिंग में लिखा गया है। अगेन ड्रॉई की जगह यहाँ पर पेई कर लीजिएगा, करेक्शन। देखें जरा इसका पहला पॉइंट, पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरल स्पेशली इज कलेक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंकर, जिसका नाम चेक के फेस पे लिखा हुआ होता है ना। दूसरा, ट्रांसफर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है इस तरह की क्रॉसिंग के लिए। बोलते क्रॉसिंग है लेकिन नहीं भी हो दो लाइन तो भी क्रॉसिंग ही बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग में। जनरल में दो लाइन जरूरी है। पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली इज टू बी मेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, इसका पेमेंट भी बैंक अकाउंट में ही जाता है लेकिन उस पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में जिसका नाम लिखा है। And to make the check specially crossed, the name of the collecting banker has to यानी compulsory है, has to be essentially written on the face of the check, तो वो स्पेशली क्रॉस चेक हो जाता है। बैंग ऑन टारगेट हमारी कंसेप्ट। चलो भाई, तीसरे तरह की क्रॉसिंग है नॉट नेगोशिएबल, और ये कोई अलग से क्रॉसिंग नहीं है ना। जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग की दो तरह की क्रॉसिंग होती है। अगर जनरल क्रॉसिंग के साथ लिखा हो नॉट नेगोशिएबल तो वो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग हो जाती है। और स्पेशल क्रॉसिंग हो, बैंक का नाम लिखा हो, उसके साथ नॉट नेगोशिएबल लिख दो तो वो नॉट नेगोशिएबल स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है। मतलब कुछ भी नहीं है, मान लो आपके हाथ में एक चेक आया और उस चेक के ऊपर यहाँ दो लाइन खींच के बीच में लिखा था नॉट नेगोशिएबल, तो मुझे बताओ इसके ऊपर कलेक्टिंग बैंकर का नाम लिखा है क्या? कलेक्टिंग बैंकर का नाम नहीं लिखा है, मतलब ये कौन सी क्रॉसिंग है? दो लाइन खींची है, जनरल क्रॉसिंग है। और जनरल क्रॉसिंग के साथ साथ इसके अंदर और क्या लिखा है बीच में? नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख दिया, तो ये होगी जनरल क्रॉसिंग नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन, जनरल प्लस नॉट नेगोशिएबल। अब उसी तरह से ये दूसरा चेक आया आपके हाथ में, इसमें दो लाइन खींची थी, दो लाइन के बीच में लिखा था एसबीआई और नीचे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, या नॉट नेगोशिएबल बीच में लिख दिया, एसबीआई नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक,
तो अब ये क्या होगा, ये भी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है, पर कौन सी वाली है, ये स्पेशल क्रॉसिंग प्लस अ फीचर ऑफ नॉट नेगोशिएबिलिटी। और नॉट नेगोशिएबल का अर्थ क्या होता है कि अब इस इंस्ट्रूमेंट पर किसी को भी बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, इतना याद कर लो बस। फिर आगे इस कंसेप्ट पे एक हुक बनाना, छोटा सा अपन हुक बनाते हैं कभी कभी, बहुत ज़रूरी है इस पे, इस हुक के ऊपर कभी कभी कपड़े टांग देते हैं अपन, है ना। तो ये हुक बना के चलना आप। ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की कंसेप्ट जब मैं होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ाऊंगा तब एक बार इस कंसेप्ट को फिर छूंगा, है ना। अभी इतना याद रखना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भले ही मैंने किसी का बिल ऑफ एक्सचेंज चुराया हो तो मेरा टाइटल बैड है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है, जिसका टाइटल बैड हो वो जो दूसरे को देगा उसको भी बैड ही मिलेगा। नो वन कैन गिव अ टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, है ना, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जनरल रूल है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइड बोलता है कि अगर मेरा टाइटल बैड है पर जिस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ वो इनोसेंट है, उसको पता नहीं है कि जिससे मैं ले रहा हूँ उसका टाइटल बैड है और इसने चुराया है किसी से ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसने बेचारे की कोई गलती नहीं है, पैसा दे के कंसिडरेशन दिया था उसने तो, और गुड फेथ में इनोसेंटली लिया है, तो उस व्यक्ति को तो गुड टाइटल ही मिलेगा। मतलब नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट बोलता है कि मेरा बैड है तो जिसको दिया है उसका भी बैड होगा, उसको गुड नहीं मिलेगा। पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइड बोलता है कि देने वाले का भले ही बैड टाइटल हो, चुराया हुआ हो, गन पॉइंट पे अपने नाम पे चेक लिखाया हो, बैड टाइटल है, लेकिन फिर भी अगर जिस व्यक्ति के नाम पे नेगोशिएट कर रहा हूँ वो अगर इनोसेंट व्यक्ति है तो उसको गुड टाइटल ही मिलेगा। ठीक, ये जनरल एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आ रहा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जो बोलता है कि जिस व्यक्ति के नाम पे चेक था उससे किसी और ने अपने नाम पर साइन करवा लिया बंदूक की नोक पर, तो अब जिसके नाम पे आया है नेगोशिएट होके उसका टाइटल गुड है कि बैड है, उसका टाइटल बैड है। और वो अगर फर्दर नेगोशिएट कर दे किसी इनोसेंट व्यक्ति के नाम पे तो उसको टाइटल कैसा मिलेगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के रूल के हिसाब से गुड मिलना चाहिए। लेकिन अगर चेक के फेस पे नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा गया हो, तो अब जिसको दिया गया है उसका टाइटल भी बैड ही होगा। तो क्या निगोशिएट नहीं हो पाया, यानी कि क्या ट्रांसफर नहीं हो पाया, गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं हो पाया। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट पर अब क्या निगोशिएट नहीं हो पाएगा, गुड टाइटल कभी भी निगोशिएट नहीं हो पाएगा। यानी कि फिर से नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट पे आ गए। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिखो, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट को अप्लाई करना है बस। ट्रांसफरेबल तो है, नॉट नेगोशिएबल का अर्थ सीधे सीधे मत लगाना, नॉट यानी नहीं, नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल। यानी कि नॉट नेगोशिएबल लिख देने से अब ये किसी को भी नेगोशिएट नहीं हो पाएगा, नहीं, नेगोशिएबल तो रहेगा, ट्रांसफरेबल तो रहेगा। लेकिन इस पे जो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन लग सकता था, जो जनरली लग जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कि बेटर टाइटल नेगोशिएट हो जाता है भले ही देने वाले का बैड हो फिर भी, वो जो एक्सेप्शन है वो नहीं लगेगा। यानी कि नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट ही लगेगा। यानी कि क्या निगोशिएट नहीं हो पाएगा इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस इंस्ट्रूमेंट पे अब कभी भी बेटर टाइटल निगोशिएट नहीं हो पाएगा, चाहे जिसको हम दे रहे हैं वो इनोसेंट भी क्यों ना हो। अगर देने वाले का बैड टाइटल है तो उससे गुड टाइटल निगोशिएट नहीं हो पाएगा। व्हाट नॉट निगोशिएबल, अ बेटर टाइटल और अ गुड टाइटल नॉट निगोशिएबल, ओनली इक्वल टाइटल निगोशिएबल। तो मेरा बैड है तो मैं तुझे भी दूंगा तो बैड ही दूंगा, यानी कि मेरा कोई अधिकार नहीं इस इंस्ट्रूमेंट पे, तो फिर तेरा भी कोई अधिकार नहीं रहेगा भले ही तू इनोसेंट था और तूने कंसिडरेशन दिया था तब भी। यानी कि नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इक्वलाइजेज नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। मैंने हुक बनवाया था पर मैंने समझाई दिया आपको पूरा। मैंने कहा चलो अब मौका पड़ा है तो इस चीज़ को समझाई दो। ठीक, आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। सबसे इजी कंसेप्ट है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं इसके अंदर। पर मजे की बात ये देखो कि इसका कोई महत्व नहीं रह गया, ये कंसेप्ट ऑब्सोलीट है। तो समझाई क्यों सर आपने, नहीं समझाते तो बोलते कि सर ने पढ़ाई नहीं, छुड़वा दी, है ना, जान लगा दी समझाने में अपन ने। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कंसेप्ट से भी रिलेट किया, 4 बार पढ़ के देखना तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। ऑब्सोलीट इसलिए होगी हो क्योंकि आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं, आरबीआई के जो सर्कुलर्स है वो कहते हैं कि चेक अगर क्रॉस्ड हो गया एक बार तो वो नेगोशिएबल ही नहीं है। मतलब एक्चुअल में भी नेगोशिएबल यानी कि ट्रांसफरेबल ही नहीं है। यानी कि एक बार चेक पे क्रॉसिंग हो गई तो जिसका नाम फ्रंट में लिखा है उसी के नाम पे पेमेंट होगा। इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आज भी लिखा है कि क्रॉस्ड चेक भी नेगोशिएबल होते हैं, क्रॉस्ड चेक भी नेगोशिएबल होते हैं, ऐसा एक्ट में लिखा है।
पर आरबीआई के रेगुलेशंस और सर्कुलर बोलते हैं कि एक बार क्रॉस होने के बाद चेक नेगोशिएबल ही नहीं है। बेटर टाइटल वाइटल छोड़ो, ट्रांसफरेबल ही नहीं है। जिसका नाम फेस पे लिखा है उसी के खाते में जाएगा। तो जब खाते में ही जाना है उसी व्यक्ति के, फर्दर किसी और को दे ही नहीं सकते, तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी और को नेगोशिएट करोगे, सुनना, हाँ, नेगोशिएट करोगे, लेकिन ये कहते हुए कि नेगोशिएट तो किया है लेकिन बेटर टाइटल नॉट नेगोशिएबल। अरे भाई, जब नेगोशिएट ही नहीं हो सकता है, वो वाले रिस्पेक्ट में नॉट नेगोशिएबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो बेटर टाइटल नॉट नेगोशिएबल बोलने का तो अर्थ नहीं। जो चीज बिक ही नहीं सकती है उस पर गुड टाइटल भी नहीं जाएगा और बैड टाइटल भी नहीं जाएगा, है ना। उसी तरह से जो चीज ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है, तो बेटर टाइटल नेगोशिएबल है या बेटर टाइटल नॉट नेगोशिएबल है, इसके मेंशन करने का कोई महत्व ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो लॉ की थ्योरी में है ये, सिर्फ आज भी हटाया नहीं गया है क्योंकि इसका सेंस नहीं बन रहा है। हटाने की मेहनत कौन करे? जब आरबीआई रेगुलेशन से काम चल ही रहा है तो पार्लियामेंट को सड़े से काम के लिए क्यों बिठाना? अब जिस दिन इकट्ठे करेंगे अमेंडमेंट, उस दिन कर देंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। जैसे कि आज भी वो वाला प्रोविजन है, प्रोमिसरी नोट बेयरर के नाम पे इशू हो सकता है, एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा है, तो उसको हटाया क्यों नहीं? जब आरबीआई ने मना ही कर दिया तो एक्ट में से भी हटा दो, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? आरबीआई एक्ट से भी काम चल रहा है, दोनों एक्ट मिलके ही पढ़ के काम चलता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको प्रैक्टिकली भी बताऊं, तो थियोरेटिकली भी बता दी, प्रैक्टिकली भी बता दी, कंसेप्ट भी समझा दी, कंसेप्ट कनेक्ट भी कर दी। ये हमारा क्रॉसिंग का पूरा फंडा है। ठीक, चलो बच्चों, अब अगली कंसेप्ट है नेगोशिएशन और असाइनमेंट। प्यारी कंसेप्ट है, इसको हम अगले सेशन में करेंगे। जाते जाते एक छोटा सा आपके साथ में खेल करना चाहता हूँ। लेट्स प्ले इट। देखो भाई, मैं बना रहा हूँ कुछ चेक्स और आपको बताना है कि ये चेक क्या है, किस टाइप के हैं, ऑर्डर है, बेरर है, मतलब स्पेशल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग है ना, यू जस्ट टेल मी। चलो, ये 2 लाइन खींची है, ये वाले में 2 लाइन खींच के नॉट नेगोशिएबल लिख दिया है मैंने, ये वाले में 2 लाइन खींच के अकाउंट पे ही कर दिया है, ये वाले में 2 लाइन खींच के बीच में अकाउंट पे ही कर दिया और नीचे नॉट नेगोशिएबल भी लिख दिया। एक चेक और बनाया, इस चेक में मैंने 2 लाइन तो नहीं खींची लेकिन एसबीआई लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये चेक कौन सा है। ये चेक जनरल क्रॉसिंग है कि स्पेशल क्रॉसिंग, बीच में लिखते हैं ये जनरल क्रॉसिंग है या स्पेशल, ये वाला जनरल है या स्पेशल, ये वाला जनरल है या स्पेशल, ये वाला जनरल क्रॉसिंग है या स्पेशल, ये वाला जनरल क्रॉसिंग है या स्पेशल क्रॉसिंग, ये प्रश्न है मेरा। ठीक, फटाफट से आप जवाब दे रहे हो, मुझे मालूम है आप सही जवाब दे रहे हो। चलो अपन नंबरिंग कर देते हैं। ये चेक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। चलो भी जवाब दो। चेक नंबर 1 जनरल क्रॉसिंग है कि स्पेशल? सिर्फ 2 लाइन खींचिए, जनरल क्रॉसिंग। ठीक, तो ये जनरल क्रॉसिंग। चेक नंबर 2 2 लाइन खींचिए, बीच में नॉट नेगोशिएबल है, तो ये भी जनरल और स्पेशल में से जनरल है, प्लस ये नॉट नेगोशिएबल ही, मतलब जनरल नॉट नेगोशिएबल है। ठीक, ये जनरल क्रॉसिंग ही है, जनरल और स्पेशल में से तो जनरल ही है, प्लस नॉट नेगोशिएबल है। ये वाली क्रॉसिंग जिसमें 2 लाइन खींची, थर्ड वाले में 2 लाइन खींची और अकाउंट पे ही वर्ड लिख दिया है, 2 लाइन खींची बीच में कुछ भी लिखो तो जनरली है, जनरली है, ये भी जनरल क्रॉसिंग। अच्छा, चौथा वाला 2 लाइन खींच के उसमें अकाउंट पे लिख दिया, नीचे नॉट नेगोशिएबल, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो जनरली, और जनरल प्लस नॉट नेगोशिएबल है, और नॉट नेगोशिएबल यानी कि बेटर टाइटल नॉट नेगोशिएबल। ठीक, और पांचवा 2 लाइन तो नहीं खींची है तो क्रॉसिंग ही नहीं करी है, तो लेकिन कलेक्टिंग बैंकर का नाम लिख दिया है, ओहो, दिस इज स्पेशल क्रॉसिंग। अब एक और छोटा सा हिस्सा, मतलब आपने सारे सही जवाब दिए, आई एम डेड श्योर कि आपने सारे सही जवाब दिए। अब एक छोटा सा खेल कर देते हैं। इन सब में अगर मैं लिख दूं बीच में एसबीआई, इसमें नीचे लिख दिया एसबीआई, इसमें भी नीचे लिख दिया एसबीआई, इसमें नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे तो लिखा ही है, साथ में एसबीआई भी लिख दिया, तो अब क्या हुआ? अब ये सारे के सारे ही चेक स्पेशल क्रॉसिंग हो गए। मतलब जो जनरल क्रॉसिंग वाला चेक है उसको स्पेशल बनाया जा सकता है, सिर्फ बैंक का नाम लिखने की देर है, लेकिन जो स्पेशली क्रॉस हो चुका है उसको जनरल नहीं बनाया जाएगा। और अब आपको मटेरियल ऑल्ट्रेशन में जो पॉइंट्स थे, व्हाट इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन, कन्वर्टिंग अ स्पेशल क्रॉसिंग इनटू जनरल क्रॉसिंग या नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इनटू अ जनरल क्रॉसिंग इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन, लेकिन कन्वर्टिंग अ जनरल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग इज नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। और तब भी लॉजिक दिया था, सेफ से सेफर में जाना या रिस्क से सेफ में जाना अच्छी बात है, उसको हम ऑल्ट्रेशन नहीं मानते,
जो ऑलरेडी सेफ हो उससे रिस्क में जाना, ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। तो वो लॉजिक अब कितनी जल्दी कनेक्ट हुआ, इसका मतलब तब भी सही पढ़े थे, अब भी सही पढ़ रहे हैं, चीजें जेल कर गई, मैच कर गई एक दूसरे से, खत्म। तगड़ी कंसेप्ट लेके उठ रहे हो आज आप, पूरी संतुष्टि के साथ कि देखने की जरूरत नहीं दोबारा, गले गले के नीचे उतर गई लाइफ टाइम के लिए। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करता हूँ आपसे फिर अगले सेशन में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।